नमस्कार, मैं अमरेंद्र सिंह, प्रवक्ता राजकीय शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय प्रयागराज। आज मनोविज्ञान की परिभाषा शीर्षक पर हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि विभिन्न विद्वानों ने बाल मनोविज्ञान अथवा बालक के संदर्भ में किस प्रकार से अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो एक चार्ट आप सभी के सामने प्रस्तुत है और इस चार्ट में विभिन्न विद्वानों के नाम लिखे गए हैं। ऐसा नहीं है कि जिनके नाम लिखे गए हैं केवल उन्हीं ने बालक या बाल मनोविज्ञान के बारे में चर्चा की है, और भी बहुत सारे विद्वान हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों के नाम को चार्ट में दर्शाया गया है। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं हम प्लेटो के बारे में। तो प्लेटो ने बालक के बारे में सबसे शुरुआती दौर में चर्चा की थी। इनकी एक पुस्तक है रिपब्लिक। तो उन्होंने अपनी पुस्तक में समझाया है कि बालक की योग्यता में व्यक्तिगत विभेद होते हैं और उन व्यक्तिगत विभेदों को ध्यान में रखते हुए उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस तरीके का इनका विचार है। तो यहाँ पे हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर व्यक्तिगत विभेद क्या होता है। व्यक्तिगत विभेद का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से अलग है या प्रत्येक बच्चा दूसरे से अलग है। किन अर्थों में अलग है? तो अपनी रुचि को लेकर, अपनी क्षमता को लेकर, अपनी योग्यता को लेकर, ठीक, अपने व्यक्तित्व को लेकर अलग है। तो जो जिस प्रकृति का बालक है उसको उसी तरीके का शिक्षा दिया जाना चाहिए। मतलब जिसके में जो विभेद है, मतलब एक बच्चे के लिए जो शिक्षा निर्धारित की गई है, ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम दूसरे बच्चे को ही उसी प्रकार शिक्षा दी जाए। तो प्रत्येक बच्चे की योग्यता, रुचि, क्षमता को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। इस तरीके का इनका विचार है। फिर स्लाइड में हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरा नाम आता है कमेनियस का। तो कमेनियस ने भी कुछ इसी प्रकार के अपने विचार रखे हैं। इनका मानना है कि बालक की योग्यता, क्षमता तथा नैसर्गिक गुणों की विविधताओं को हमें स्वीकार करना चाहिए, ठीक। और एक इनकी पुस्तक है जिसका नाम है शैशव का स्कूल, अर्थात स्कूल ऑफ इन्फेंसी, जिसमें 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा पद्धति की रूपरेखा ये प्रस्तुत करते हैं। और इनका मानना है कि मानव का जो विकास होता है वो 4 अवस्थाओं में होता है, जिसमें इन्होंने बताया है कि पहली अवस्था है शैशवावस्था अर्थात इन्फेंसी, दूसरी अवस्था है बाल्यावस्था अर्थात चाइल्डहुड, और तीसरी अवस्था है उत्तर बाल्यावस्था अर्थात बेबीहुड, और चौथी अवस्था है युवावस्था अर्थात यूथ। और ये कहते हैं कि मनुष्य इन्हीं अवस्थाओं से होकर प्रौढ़ होता है, ठीक है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो जे रूसो हैं, अर्थात जीन जैक्स रूसो। इनका मानना है कि बालक को अपनी प्रकृति, इच्छाओं और रुचि के अनुसार कार्य करते हुए वर्तमान सुख प्राप्ति के अवसर प्रदान करने चाहिए, ठीक है। ये कहते हैं कि बच्चों को करके सिखाया जाए, उनको स्वानुभव द्वारा सिखाया जाए और उनमें वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करना चाहिए। बहुत बड़े विचारक हैं। विभिन्न बहुत सारी क्रांतियाँ हुई हैं, जैसे फ्रांस की क्रांति हुई हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है। और शिक्षाविद भी हैं, बाल मनोवैज्ञानिक भी हैं, ठीक। और ये प्रकृतिवादी, मुख्यतः प्रकृतिवादी विचारक हैं और इनका कहना है कि हमें प्रकृति के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो एक बालक की जो प्रकृति है या जो नेचुरल चीज़ें हैं उसके अनुसार उनको हम शिक्षा दें। जैसे एक छोटे से उदाहरण द्वारा मैं बताना चाहूँगा। जैसे अगर कोई बच्चा अपने घर का कांच अगर तोड़ देता है तो ये कहते हैं कि उसे डांटना या बोलना या मारना नहीं है हमें। वो जब कांच टूटेगा और जब
जब कुछ समय बाद ठंडी हवाएं रूम में प्रवेश करेंगी या फिर मौसम बदलेगा और उसे एहसास होगा कि हमने कांच तोड़ा है, उस वजह से हमको ये ठंड झेलना पड़ रहा है, तब शायद उसकी वही असली शिक्षा होगी। तो हमें बच्चों को इस तरीके से सिखाना है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो नाम आता है पेस्टोलॉजी का। ठीक है, तो इनका मानना है कि जिस प्रकार बीज में विकसित होने की शक्ति छिपी रहती है, ठीक उसी प्रकार बालक में भी विकास करने की क्षमता रहती है। ठीक, ये मुख्यतः मानते हैं कि जो विकास होता है वो एक आंतरिक प्रक्रिया है तथा प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा हमें शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए। ठीक है, और ख़ास करके ये कहते हैं कि हमें कुछ मतलब पैटर्न चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जैसे कुछ बनी बनाई चीज़ें हमें उनके सामने प्रस्तुत नहीं करनी चाहिए, बल्कि बच्चे अपने दैनिक क्रियाओं एवं स्वयं के अभ्यास से ज्ञान प्राप्त करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, इसमें फिर आगे बढ़ते हैं हम। इसी क्रम में तो नाम आता है फ्रोबेल का। फ्रोबेल ने भी बाल विकास के क्रम की ओर संकेत किया है। ठीक है, और यह भी इंगित करने का प्रयास किया है कि शिशु किस प्रकार से प्रौढ़ता की ओर बढ़ता है। और चूँकि फ्रोबेल का नाम आ रहा है तो इनके साथ किंडरगार्टन पद्धति भी जुड़ती है, जिसमें बच्चों की शिक्षा की पूरे प्रबंध कैसे किए जाएं, कैसे करना चाहिए, उसके बारे में दिया गया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, नाम आता है अल्फ्रेड बिनेट का। ठीक है, अल्फ्रेड बिनेट मुख्यतः इनको बुद्धि परीक्षण के संबंध में जाना जाता है। तो इन्होंने बालकों की जो मानसिक योग्यता होती है इनका अध्ययन किया, और इन्होंने फ्रांस में सामान्य एवं सामान्य से कम जो मानसिक योग्यता के बच्चे थे उनमें अंतर स्थापित करने का प्रयास किया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं मॉन्टेसरी। इनका भी मतलब कि बालक या बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में बड़ा नाम है, और ये पेशे से डॉक्टर हैं, इटली की हैं, और ये अपनी रुचि के अनुसार बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। ठीक है, इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, और इनका एक मेथड भी है जिसको मॉन्टेसरी मेथड हम लोग कहते हैं। और इनकी कुछ पुस्तकें हैं जो, जैसे उनका नाम है द सीक्रेट ऑफ चाइल्डहुड, और उसके बाद दूसरा है व्हाट कैन यू नो अबाउट योर चाइल्ड, और एक पुस्तक और है द डिक्शनरी ऑफ चाइल्ड। ठीक है, तो इन्होंने भी बालक के संदर्भ में उनकी शिक्षा व्यवस्था, कैसे उनको पढ़ाना है, पहले पढ़ना है कि पहले लिखना है, बहुत सारी बातें इन्होंने की है। ठीक, अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो नाम आता है जी एस हाल का। तो इनका सबसे मेन जो मुख्य कार्य है वो किशोरावस्था के संदर्भ में है। ठीक है, और इनको बाल विकास का हम प्रणेता भी कह सकते हैं। और इन्होंने खास करके एक डार्विन है, चार्ल्स डार्विन, उनके सिद्धांतों का अध्ययन करके उसे बाल विकास के अध्ययन के लिए उपयोग भी किया है। ठीक है, उनको सिद्धांतों का अपने अध्ययन में मतलब उपयोग किया है। और इन्होंने कुछ संस्थाओं की स्थापना भी की थी उस समय, जब ये बाल मनोविज्ञान का अध्ययन कर रहे थे और अपने विचार प्रस्तुत कर रहे थे। जैसे एक संस्था है चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, और दूसरी है चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं नाम आता है चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन ये चूँकि विकासवाद के प्रमुख प्रणेता हैं। विकासवाद जैसे कि जीवों की उत्पत्ति, कोई जीव कैसे मतलब अपने वातावरण में सर्वाइव करता है, जैसे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ठीक है, इनकी पुस्तक है कि बायोग्राफिकल स्केच ऑन एन इन्फेंट। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि कोई भी जीव अपनी प्रकृति के साथ कैसे सामंजस्य स्थापित करता है या कैसे मतलब वो सर्वाइव करता है। ठीक है, इन्हीं के सिद्धांतों का जी एस हाल ने अपने अध्ययन में बखूबी प्रयोग किया है।
अब इसके बाद हम दाहिने साइड में कुछ नाम लिखे हुए हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इन्होंने बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में कुछ स्पष्ट परिभाषाओं को प्रस्तुत किया है, जिनमें सबसे पहला नाम ऊपर से देखेंगे हम तो H.J. आइजेंक का आता है। तो H.J. आइजेंक कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से है और गर्भकालीन अवस्था, जन्म, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और परिपक्वावस्था तक के बालक की मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये इनकी परिभाषा में यही स्पष्ट होता है कि कोई अगर बच्चा है तो हम उसकी गर्भकालीन अवस्था से लेकर जब तक वो परिपक्व ना हो जाए तब तक हम उसका अध्ययन करते हैं। ठीक, अगली परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं तो हम देखते हैं नाम जेम्स ड्रेवर का। तो जेम्स ड्रेवर का मानना है कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। ठीक, कहने का मतलब कहने का अर्थ ये है कि जितने भी विद्वान आएंगे तो वो बालक के संदर्भ में जो ये फेज है, गर्भावस्था से किशोरावस्था अथवा जब तक बच्चा परिपक्व न हो जाए तब तक की अवस्थाओं के बीच का जो अध्ययन को ये मेन मुख्य मानते हैं और इसी पे इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। जैसे आइजेंक आइजेंक महोदय ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, इनके विचार हैं इनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी नामक बुक में है, और जेम्स ड्रेवर ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, इनका जो बुक है अ डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी में चर्चा की गई। अब हम आगे बढ़ते हैं तो क्रो महोदय को देखते हैं। इनके अनुसार है कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। और इनकी इस परिभाषा की चर्चा की गई है, इनके बुक का नाम है चाइल्ड साइकोलॉजी में। ठीक है, और इसी के बाद हम आगे देखते हैं तो E.B. हरलाग, ये भी बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, E.B. हरलाग के अनुसार ये कहते हैं कि आज बाल विकास में मुख्यतः बालक के रूप, व्यवहार, रुचियों और लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है जो उसके एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। बाल विकास में साथ ही साथ यह खोज करने का भी प्रयास किया जाता है कि यह परिवर्तन कब होते हैं, इसके क्या कारण हैं और यह वैयक्तिक हैं या सार्वभौमिक हैं। ठीक है, तो E.B. हरलाग की परिभाषा पे हम चर्चा करते हैं थोड़ा सा। ये कहते हैं कि आज बाल विकास में मुख्यतः बालक के रूप, व्यवहार, रुचि और लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है। मतलब किसी बच्चे की रुचियाँ, लक्ष्य में किस प्रकार परिवर्तन आते हैं हम उनको देखते हैं। ठीक, जो उसके विकासात्मक अवस्था से एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। जैसे कोई बच्चा गर्भावस्था से आगे की अवस्था में बढ़ता है, मान लीजिए शैशवावस्था, शैशव से बाल्यावस्था में आता है, बाल्य से किशोरावस्था में आता है, तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने पे उसकी जो रुचि है, उसके जो लक्ष्य हैं, उसमें किस प्रकार परिवर्तन आता है, ये इस बात की चर्चा करते हैं। ठीक है, और आगे कहते हैं कि बाल विकास में साथ ही साथ यह खोज करने का भी प्रयास किया जाता है कि यह परिवर्तन कब होते हैं, मतलब कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, कौन से ऐसे घटक होते हैं, कौन से ऐसे कारक होते हैं जिनके आलोक में या जिनके साथ ऐसे परिवर्तन होते हैं, और जो भी परिवर्तन होता है इसके क्या कारण है। ठीक, क्योंकि जब भी कोई परिवर्तन होता है, प्रकृति में हो, समाज में हो, हमारे जीवन में हो, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। कोई भी कार्य अपने दैनिक दिनचर्या में ही सोचिए कि अगर कोई कार्य आप कर रहे हैं या कोई घटना घटित हो रही है तो उसके पीछे जरूर कुछ न कुछ कारण होगा। बिना किसी कारण के कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, कुछ भी सोचिए, अपने दैनिक दिनचर्या में सोचिए, ये आपके लिए एक काम है। आप सोचिए कि जो आप कार्य करते हैं उसके पीछे का कारण क्या है। ठीक, तो वो
E.B. हरलाक यही कह रहे हैं कि जो भी परिवर्तन होते हैं उसके कारण क्या है, और यह वैयक्तिक है या सार्वभौमिक। वैयक्तिक का अर्थ है कि अगर ये परिवर्तन हो रहे हैं और इसके पीछे कुछ कारण है तो ये किसी एक व्यक्ति पे लागू होता है, या फिर सार्वभौमिक अर्थात ओवरऑल सबके ऊपर लागू होता है। ठीक, ये देखा जाता है इसमें। तो इनकी परिभाषा हमको लगता है कि स्पष्ट हुआ होगा आप लोगों को। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ऐसे जैसे बहुत सारे भारतीय विद्वान और साहित्य में भी ऐसी चर्चाएं आई हैं जिससे हमें लगता है कि हमारे यहाँ भी बाल मनोविज्ञान या फिर बालक के बारे में शुरुआती दौर से ही कुछ न कुछ सोचा जाता था या फिर उस पर चर्चा की गई है। अब जैसे 2-3 मैं एग्जांपल दूंगा तो इससे स्पष्ट होगा कि भारतीय साहित्य में भी बाल मनोविज्ञान के जो तत्व हैं वो कहीं न कहीं दिखलाई पड़ते हैं हमें। जैसे अगर मैं चर्चा करूं कि प्रहलाद को तो सभी लोग जानते होंगे, तो मैं ये चर्चा करूं कि प्रहलाद ने गर्भ में ही भागवत तत्व का बोध प्राप्त कर लिया था। तो कैसे, जैसे इस बात की चर्चा है, इसका मतलब जो उस समय के लोग थे इन सब चीज़ों को समझ रहे थे, देख रहे थे, या फिर उनकी इस पर एक स्पष्ट समझ थी। अब आगे हम एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे अष्टावक्र हैं, अष्टावक्र का नाम सुना होगा आप लोगों ने। जैसे गर्भ में ही उन्होंने वेद को कंठस्थ कर लिया था, ठीक है। और एक और है, महाभारत में चर्चा है कि गर्भावस्था में अभिमन्यु ने युद्ध कला को सीख लिया था। तो निश्चित रूप से हमारे साहित्य में भी बालक के संदर्भ में कहीं न कहीं भले ही थोड़ा बहुत हो लेकिन चर्चा मिलता है। और इसी के साथ अगर हम भारतीय विद्वानों की बात करें तो जैसे नाम आता है गिजुभाई बधेका, बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। इन्हें बच्चों का गांधी भी कहते हैं हम। तो बालकों के संदर्भ में इनके बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारे इन्होंने कार्य किया है, बहुत सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी है। और इसी के बाद अगर हम नाम लें तो जैसे जे कृष्णमूर्ति हैं, इन्होंने भी बहुत सारे काम किए हैं। मुझे लगता है अलग से कभी मौका मिले तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, गिजुभाई बधेका और जे कृष्णमूर्ति। और साथ ही हम देखेंगे कि अन्य जो भारतीय विद्वान हैं जैसे महात्मा गांधी हैं, या फिर हम रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें, ठीक है, तो इन लोगों ने भी बालक के संदर्भ में, या अरविंद घोष हैं, तो इन्होंने भी बालक के संदर्भ में कहीं ना कहीं अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो इसी क्रम में हम ये देखेंगे कि जब भी हम बालक के संदर्भ में चर्चा करते हैं तो ये एक अवधारणा है कि मतलब जो भी शिक्षक है या फिर अभिभावक है वो ये समझता है कि हम अपने बच्चे के बारे में सब कुछ जानते हैं। अर्थात मतलब बालक के आसपास जो भी कोई है, चाहे शिक्षक हो, अभिभावक हो, पड़ोसी हो, सारे लोग एक भ्रम दिमाग में बना रहता है कि बच्चे के बारे में हम सब कुछ जानते हैं। लेकिन क्या मतलब समझते हैं कि प्रत्येक जो बच्चा क्रिया कर रहा है, एक छोटा बच्चा मान लीजिए हमारे घर में ही है, तो हमारे दिमाग में ये चल रहा होता है कि नहीं हम सब कुछ जानते हैं, इसके बारे में कोई समस्या नहीं। लेकिन बच्चा जो क्रिया करता है, अपना खेलता है, कूदता है, या किसी से बात करता है, तो उसके पीछे का जो घटित होने वाले जो कारण होते हैं, क्या हम उसको जानते हैं? तो शायद जवाब आएगा नहीं। शायद जवाब आएगा कि नहीं, हम उनको नहीं जान पाते हैं कि बच्चा ये क्रिया किस कारण से कर रहा है। तो हमें यहाँ पे बाल मनोविज्ञान या बालक के बारे में अध्ययन करने के लिए सबसे ज़रूरी बात यही है कि हम उनकी क्रियाओं के पीछे जो घटित होने वाले कारक हैं उनको समझें। अगर हम उनको समझने का प्रयास करेंगे तभी शायद हम बालक के बारे में समझ पाएंगे कि वास्तव में उनकी आवश्यकता क्या है, ठीक है। और उनके लिए हम कोई आगामी कार्य योजना बना सकते हैं जिससे उनको सहयोग मिले। और देखा जाए तो बाल जीवन का बहुत महत्व है। हमारे जीवन की जो सफलता या असफलता है वो बाल जीवन के निर्माण पर ही निर्भर करती है।
क्योंकि यही वह काल है जब हम भाषा सीखते हैं, कौशल सीखते हैं, अपनी आदतों का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसी समय हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि जैसा हम बचपन में बन जाते हैं, वैसा ही जीवन भर बने रहने की हमारी संभावना प्रबल हो जाती है। जैसा कि नई शिक्षा नीति में भी चर्चा है कि शुरुआती दौर में ही करीब 85% हमारे मस्तिष्क का विकास हो जाता है। तो बाल जीवन का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है सभी के लिए, समाज के प्रत्येक सदस्य के लिए। तो मुझे लगता है कि बाल मनोविज्ञान की एक संक्षिप्त यहाँ पे कुछ विद्वानों के विचार और कुछ विद्वानों की स्पष्ट परिभाषा प्रस्तुत की गई है। मुझे लगता है कि इससे आप लोगों को थोड़ा सहयोग अपने अध्ययन कार्य में जरूर होगा। धन्यवाद।